ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 159वीं कक्षा इसमें 65वें सूत्र में सिद्धांती ने जो शंका उठाई थी पूर्व पक्षी के सामने कि ये जो गुण हैं इन पदार्थों के भूतों के, इनका विनियोग फिर कैसे होगा, तो उसने 65वें सूत्र में उत्तर दिया था कि इसमें यथाक्रम से, वैसे तो इनका एक एक गुण है प्रत्येक का, और उसमें जो है एक एक का यथाक्रम से पीछे से जुड़ जाना, जुड़ करके वो अन्यों का भी ग्रहण करा लेते हैं। और उसमें 3 प्रकार से तीनों में देखना है, और उसमें शब्द आए थे तेषाम, तयोः और तस्य। इनकी जो अनुपलब्धि हो रही है इसमें, उसके आगे दिया था घ्राणेन रूप रस स्पर्शानाम रसनेन रूप स्पर्शयोः चक्षुषा स्पर्शस्य। घ्राण के द्वारा रस रूप स्पर्शानाम, इनकी घ्राण कितने का ग्रहण करना चाहिए? घ्राण को पृथ्वी में कितने गुण माने जाएंगे? फिर 4 माने जाएंगे। तो घ्राण गंध तो लेता ही है, और 3 का और होना चाहिए। ऐसे ही रसना के द्वारा रस का तो होना ही है, लेकिन साथ में 2 और बढ़ जाएंगे। ऐसे ही चक्षु के द्वारा भी रूप के अतिरिक्त स्पर्श का होगा। तो कथम तरही अनेक गुणानि भूतानि गृह्यन्ते, फिर किस प्रकार से जो है ये हैं, हाँ, किस प्रकार से गृहित हो रहे हैं ये? तो उसमें आगे उत्तर दिया था उसने संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम। क्योंकि प्रश्न ये बना रहा था तो उसका उत्तर दिया कि संसर्ग के कारण से, संसर्ग के कारण से अनेक गुण का ग्रहण हो जाता है। आबादी संसर्गाच्च पृथिव्याम रसादयो गृह्यन्ते, 1 का दे दिया है, 2 और आगे ऐसे ही कर लेंगे। तो अप आदि के संसर्ग से पृथ्वी में रस का ग्रहण हो रहा है। ये सब पूर्व पक्षी के उत्तर हैं सारे अभी तक ये। लेकिन यहां तक जब बात हो गई थी तो उसमें सिद्धांती ने कहा कि नियमस्तर ही न प्राप्नोति। यहां से हमारा चलेगा आज कि नियमस्तर ही न प्राप्नोति, इसमें नियम नहीं प्राप्त हो रहा है। नियम कैसा नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा व्यवस्था नहीं प्राप्त हो रहा है। हाँ, व्यवस्था ही है वो, क्योंकि जिस सिद्धांत को पूर्व पक्षी ने सामने रखा है उसको आधार मानते हुए उसमें नियम नहीं दिखाई दे रहा है, सिद्धांति का ये कहना है। क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा कि संसर्ग से अनेक गुणों का ग्रहण होता है, तो उसमें कहा कि नियमस्तरी न प्राप्नोति संसर्गस्य अनियमात् चतुर्गुणा पृथ्वी त्रिगुणा आपो द्विगुणम तेज एक गुणो वायु इति। संसर्ग से अनियमात, संसर्ग का नियम न होने से, संसर्ग का नियम न होने से 4 गुण वाली पृथ्वी, 3 गुण वाला आप जल और 2 गुण वाला तेज, 1 गुण वाला वायु, ये इसमें नियम की प्राप्ति नहीं हो रही है। तुम्हारे कहने के अनुसार, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार की बात है ये। लेकिन सिद्धांति क्या कहता है कि नियमश्च नहीं, पूर्व पक्ष सिद्धांत ने शंका की है कि यहाँ नियम नहीं प्राप्त हो रहा है,
तो उसका पूर्व पक्षी आगे उत्तर दे रहा है कि नियमश्च उपपद्यते, नियम बन रहा है। कैसे बन रहा है वो आगे बताएंगे कि नियम तो यहां पर है, क्योंकि संसर्ग से यदि हम मानते हैं, जैसा कि पूर्व पक्षी ने कहा था, तो संसर्ग तो सबका सबके साथ हो रहा है। फिर ये नियम कैसे बन जाएगा कि पृथ्वी 3 गुण वाली ही होगी? ये नियम कैसे बना? और जल 2 गुण वाला होगा, यानी कि पृथ्वी भी 3 गुण वाली हो, बल्कि क्या ना 4 गुण वाली हो, और जल भी 4 गुण वाला हो, अग्नि भी 4 गुण वाला हो। ये सभी में बात होगी ना। ये हम अंतर कैसे करेंगे? जब संसर्ग से हम इस नियमों को निकालें, संसर्ग से ये सिद्ध करेंगे कि गुणों का ग्रहण हो रहा है। ये व्यवस्था कैसे बना रहे? त्रिगुण, 4 गुण, 2 गुण। हाँ, ये संख्या का भेद क्यों आएगा? संसर्ग तो सबका सबके साथ हो ही रहा है। जब संसर्ग हो रहा है तो सारे गुण सब में उपलब्ध होने चाहिए। ये नियम नहीं बन पाएगा इससे। तो फिर देखिए पंक्ति की नियमस्तर ही न प्राप्नोति, यहां अल्पविराम लगा लीजिए, इसको अलग कर दें वाक्य को, कि नियम प्राप्त ऐसे नहीं हो पा रहा है। कौन सा नियम प्राप्त नहीं हो पा रहा है? कि संसर्ग से अनियमाद चतुर्गुणा पृथ्वी। संसर्ग का नियम न होने से प्रश्न आगे जो आ रहा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके आधार पर अर्थ करेंगे कि चतुर्गुणा पृथ्वी, त्रिगुण आप, द्विगुणम तेज, एक गुण वायु। ये तो नियम दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपने संसर्ग से जब इनको सिद्ध करना चाहा है तो संसर्ग में ये नियम नहीं बन पाएगा। संसर्ग में क्या होगा कि चतुर्गुणा पृथ्वी ठीक है, लेकिन आप भी 4 गुण वाला होगा। फिर मैंने सारे के सारे संसर्ग में 4 गुण सभी में आएंगे। आकाश को तो अलग कर दीजिए, आकाश को तो अभी अलग करना है। शब्द इकट्ठे प्राप्त होने लग जाएगा। 8 कौन? 8 में 4, 3 और 1। जब संसर्ग सबके साथ हो रहा है, हाँ, तो इसके मतलब 8 के 8 गुण एक जगह में होना चाहिए। संसर्ग 8 कहाँ हुए? ये 4 हो गया। गिनती करो एक करके। जैसे ये चतुर्गुणा कहते हैं गुरुजी, चतुर्गुणा, त्रिगुणा। हाँ, वो 4 गुण कौन से हैं? नाम बोलिए। ये शब्द, स्पर्श। शब्द तो हटा दीजिए ना। रूप, रस, गंध, स्पर्श। अब जल में? और जल में हो गया रूप, रस। वही 4 तो आएंगे। तो 8 कैसे जाएंगे? वही 4 हुए। मतलब वही 4 में से इनके अलग। हाँ, वही 4 आगे हुए। एक करके हटा रहे हैं। हाँ, इसमें भेद कैसे करोगे कि इसमें 1 कम हो गया, इसमें ये 2 कम हो गए, इसमें 3 कम हो गए? ये नियम कहाँ से आया? ये प्रश्न है। तो वो नियम कैसे आया वो आगे बता रहा है पूर्व पक्षी कि नियमश्च उपपद्यते, नियम हो जाएगा। कि कथम कैसे? सिद्धांति ने पूछा तो कहा कि विष्टम, सूत्र बोलेंगे हैं? जिससे पहले वाला था एकैकस्येन उत्तर गुण सद भावात् उत्तराणाम तदनुपलब्धि। इस सूत्र को समझने के लिए आपको 64वां सूत्र ध्यान रखना है पहले, कि 64वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? 64वें सूत्र में कहा था कि न सर्व गुण अनुपलब्धि है। अर्थात सिद्धांती जो ये मान रहा था कि पृथ्वी 4 गुण वाली है और जल जो है वो 3 गुण वाला है, ऐसे कहा। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि ऐसा होता, बात समझना पहले, कि यदि पृथ्वी 4 गुणों से युक्त है और उसी पृथ्वी से घ्राण बना, उसी पृथ्वी से घ्राण बना, जल 3 गुण वाला है, उसी जल से रसना बनी, तो घ्राण का उपादान कारण कौन है? पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी और उपादान कारण के गुण कार्य में आते हैं। तो घ्राण में भी 4 गुण आए। अब घ्राण है इंद्रिय, ग्राहक है ये, तो ये कितने गुणों का ग्रहण कराने वाली होनी चाहिए? 4 गुणों का। यानी घ्राण से हमें गंध भी आनी चाहिए और रूप भी, रस भी आना चाहिए। रूप, रस का दर्शन, रस का ज्ञान, रूप का ज्ञान और स्पर्श का ज्ञान, तीनों का बोध घ्राण से होना चाहिए। ऐसे ही आगे जोड़ते जाओ आप। रसना से ये सूत्र समझ में आ गया था। नहीं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, एक तरह से आक्षेप है सिद्धांति के ऊपर। सिद्धांति की बात को पूर्व पक्षी ने खंडित किया। सभी नहीं उपलब्ध होते, एक ही उपलब्ध हो
हाँ, कि आप जो कह रहे हो कि ये 4 गुण वाली पृथ्वी है, 3 गुण वाला जल है, ये ऐसा जो आपने प्रतिपादन किया, तो ऐसा यदि होता तो इन इंद्रियों के द्वारा भी जो इंद्रिय जिस भूत से बनी है, उस भूत में जितने गुण हैं वो सभी का ज्ञान कराती वो इंद्रिय, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये हेतु दिया इसने 64वें सूत्र में, हेतु दिया पूर्व पक्षी ने कि सर्व गुण अनुपलब्धे है, सारे गुणों की उपलब्धि न होने से किन के द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा सारे गुणों की, सारे मतलब घ्राण से 4, रसना से 3, चक्षु से 2, ये ऐसा नहीं हो रहा है। इस त्वचा को छोड़ दो आप और आकाश को छोड़ दो, वहां तो एक एक मान ही रहा सिद्धांति। तो इनकी उपलब्धि न होने से अब जो सूत्र में न शब्द है प्रारंभ में, वो उधर जाएगा कि इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब उसमें भाष्य देखिए कि नायम गुण नियोग है साधु, आपने जो गुण का नियोग किया है ये कि 4 3 2 1 करके, ये ठीक नहीं है। कस्मात कि यस्य भूतस्य ये गुणा, जिस भूत के जो गुण हैं, न ते तदात्मक कहते इंद्रियण सर्वे उपलभ्यन्ते, वे सारे गुण तदात्मक इंद्रिय के द्वारा, उससे बनी इंद्रिय के द्वारा वो तो उपलब्ध नहीं हो रहे। एक का उदाहरण दिया कि पार्थिवे न ही घ्राणे न स्पर्श पर्यंता न गृह्यन्ते, पार्थिव पृथ्वी से बने घ्राण से कितने गुण गृहीत होने चाहिए थे? 4। कहां तक? स्पर्श तक। तो वो तो गृहीत नहीं हो रहे। कौन सा गृहीत हो रहा है? गंध एवं एको गृह्यते एवं शेषेषु अपि, अब शेष में लगा लो, रसना के द्वारा 3 गृहीत नहीं हो रहे हैं, एक करके ले रहे हैं। ये बात तो समझ आएगी। यहाँ अब यहाँ पर जो है फिर सिद्धांति ने फिर प्रश्न किया उससे कि तुम्हारे कहने के अनुसार जब ये इंद्रियों से गृहीत नहीं हो रहे हैं, लेकिन इंद्रिय से गृहीत नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप फिर ले लो पृथ्वी को अकेले को पहले, कि पृथ्वी में 4 गुण हैं, ये घ्राण से गृहीत नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक पूर्व पक्षी ने कहा। तो पूर्व पक्षी ये कह करके क्या कहना चाह रहा है कि पृथ्वी में ये 4 गुण है ही नहीं, फिर एक ही है, यही तो बात हुई। लेकिन प्रत्यक्ष क्या हो रहा है, हम पार्थिव पदार्थ को, उसमें गंध का भी ज्ञान करते हैं घ्राण से, रूप का भी ज्ञान करते हैं चक्षु से, तो रूप तो है उसमें, रसना से रस का भी ज्ञान करते हैं। इंद्रिय बदल रही है, लेकिन गुण किसके हैं? ये पृथ्वी के ही हैं। तो फिर इनका विनियोजन कैसे होगा? अर्थात ये फिर 4 गुण इसमें आए कहां से? क्योंकि ज्ञान तो हो रहा है उनका। अगर हम पूर्व पक्षी की बात को मान लें, सिद्धांति कह रहा है, तो उस अवस्था में फिर गंध ही होनी चाहिए इसमें। इसमें कैसे घटाए गुरुजी? किसमें? कोई भी फल है, सेब वगैरह जो भी है, ये पार्थिव है। हाँ, ये पृथ्वी से पार्थिव है और इसमें सारे गुण हैं। लेकिन इसमें क्या है, पार्थिव के एक ही गुण गंधवती पृथ्वी, गंधव का है। लेकिन क्या ये गंधों के यहाँ तो विशेष गंधों का ये क्या प्रकट होता है ना, और कभी रस का भी है उसमें, और भी अर्क भी है। लेकिन यहाँ सेब का एक विशिष्ट गंध है। लेकिन यहाँ और भी तो है, रस भी है, और तो वही तो बात हो रही है, रूप भी है यार, वही तो बात कह रहा है पूर्व सिद्धांति। कथम तरी में गुणा विनियोक्तव्या, फिर ये जो और गुण दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये इनका विनियोग कैसे होगा, इनकी व्यवस्था कैसे होगी फिर? क्योंकि पूर्व पक्षी ने तो ये कह दिया कि अगर ये होते 4 हो तो इंद्रिय से गृहीत भी होते, एक ही उसी इंद्रिय से, लेकिन एक इंद्रिय से गृहीत नहीं हो रहे हैं, भिन्न भिन्न इंद्रियों से हो रहे हैं। सिद्धांति का माना जाएगा कि पूर्व पक्षी का ये 3 सूत्र हैं पूर्व पक्षी के। ये आपका यहाँ से 63 नहीं 62 63 नहीं ये यहाँ तक नहीं ये नहीं 62 63 तो सिद्धांति का हो गया। 64 से बोले ये हाँ 64 से लेकर के और 66 तक ये 3 सूत्र हैं पूर्व पक्षी के। और इसमें सिद्धांति प्रश्न कर रहा है बीच बीच में, उनका पूर्व पक्षी उत्तर देता जा रहा है। तो इतनी बात कहने के बाद अब सिद्धांति ने यह प्रश्न किया था, कथम तर्हि इमे गुणा विनियोक्तव्याः, फिर ये जो गुण हैं इनका विनियोग, इनका कथन कैसे सिद्ध होगा? अर्थात 4 गुण हम पृथ्वी में कैसे माने फिर?
क्योंकि प्रत्यक्ष तो होता है उनका चारों का प्रत्यक्ष घ्राण से नहीं होता, ये तो बात मान रहा है सिद्धांती, नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं करता। ये प्रश्न जो है इसी आधार पर बनेगा कि ठीक है घ्राण से तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है 4 गुण का पृथ्वी में, लेकिन गुण तो है, हम अन्य इंद्रिय से तो कर रहे हैं प्रत्यक्ष। पार्थिव पदार्थ को रसना पर रखते हैं तो स्वाद तो आता है, पार्थिव पदार्थ नेत्र के आगे होता है, दिखता तो है, रूप तो है उसका, ये तो हो ही रहा है। गिलास में दो। तो उस अवस्था में फिर ये प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है इनका? प्रत्यक्ष तभी तो होगा जब गुण की उपस्थिति वहां हो। हमने पार्थिव पदार्थ को नेत्र से कैसे देख लिया? उसमें रूप है तभी तो देखा, तो रूप है पार्थिव पदार्थ में, रसना से रस का प्रत्यक्ष किया, कैसे किया? उसमें रस है तभी तो किया, स्वाद है तभी तो किया। हाँ, इतना अवश्य है कि घ्राण से नहीं हुआ उन चारों का ज्ञान, घ्राण से तो नहीं हुआ, घ्राण से नहीं हुआ ये तो सिद्धांती ने मान लिया। लेकिन अब पूर्व पक्षी से कहलवाना चाह रहा है, तो बताओ फिर, ये बताओ कि घ्राण से तो ठीक है नहीं हुआ प्रत्यक्ष चारों का, लेकिन ये 4 हैं तो इनका विनियोग कैसे होगा? और अच्छा, ये बात पूर्व पक्षी मानता है। पूर्व पक्षी ने ये तो कह दिया कि घ्राण से इन चारों का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात वो भी मान रहा है कि गुण तो हैं इसमें, क्योंकि अन्य इंद्रिय से हो रहा है। यशदेव जी पकड़ में आ गया इतना? ये समझ में आ गया कि इसकी संगति मेरे सूत्र नहीं लग रही। आप बोलो, पंक्ति बोलो। यही है पूरे सूत्र की, मैं ये क्या कहना चाहता, फिर क्या ये कह रहा कि एक ही कश्यन वाला नहीं, वो तो उत्तर दिया है। नहीं, प्रश्न समझ में आ गया आपकी यहाँ तक? अभी जो बोला मैंने इसको तो बोलूंगा बाद में मैं। ये प्रश्न जो उठाया है सिद्धांती ने, क्या उठाया यहाँ पर पूर्व पक्षी के सामने, वो बताइए आप क्या समझे उसको? ये गुण जो है, जो 4 गुण पृथ्वी में हमें दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हो ग्रहण इंद्रिय से ग्रहण होता है, तो शेष जो 3 गुण रह गए उनका विनियोग कैसे करोगे आप? हाँ, तो ये प्रश्न कब बनेगा? जब सिद्धांती को पता है कि पूर्व पक्षी भी ये मान रहा है कि अन्य 3 गुण स्वीकार करता है, ये तभी तो बनेगा प्रश्न। नहीं तो पूर्व पक्षी कहेगा कि मुझसे आप प्रश्न कर ही क्यों रहे हो, मैं तो 1 गुण मानता हूँ, मैं और 3 को मानता ही नहीं, आप ही प्रश्न क्यों कर रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं कहा पूर्व पक्षी ने, बल्कि उत्तर दे रहा है उसका, और वो तो उत्तर दे रहा है, इसका अर्थ है वो स्वीकार करता है कि अन्य 3 गुण भी हैं। अब बात इतनी सी है कि ये पूर्व पक्षी को बताना पड़ेगा 3 गुण कैसे आए और ये कैसे हैं, इनका विनियोग कैसे है, इनका कथन कैसे किया जाएगा। अब देखिए 65वें सूत्र को कि एक ही कश्येन, एक एक शह, एक ही कशः, एक एक करके उत्तर उत्तर गुण सद्भावात, उत्तर उत्तर गुण की सत्ता होने से एक एक बढ़ेंगे ना। जैसे वायु चलेंगे हम तो वायु में तो 1 है, अब उसके बाद अग्नि में 1 और बढ़ जाएगा, एक तो उसका अपना और एक ही कशा एक दूसरा आ गया, और उत्तर उत्तर करके, और उसके आधार पर यह उत्तर उत्तराणाम है। एक ही कश्येन उत्तर उत्तर गुण सद्भावात उत्तर उत्तराणाम तद अनुपलब्धि ही। अब तद अनुपलब्धि जिसकी नहीं हो रही है उपलब्धि, जैसे गंध पृथ्वी में हम ग्रहण कर रहे हैं तो कितने की उपलब्धि नहीं हो रही है ग्रहण से? 3 की नहीं हो रही है। अब भाष्य की पंक्ति को देखें पहले, तब इसको सूत्र का दोबारा अर्थ करना कि गंधादि नाम एकैकः यथाक्रमम् पृथिव्यादि नाम एकैकस्य गुणः। गंध आदि में से, निर्धारण में षष्ठी है, गंध आदि में से एक एक यथाक्रम, क्रम कैसे लगाएंगे? पृथ्वी जल तेज वायु इस तरह से। तो पृथिव्यादि नाम एकैकस्य गुणः, एक एक का एक एक गुण बंटवारा कर दिया। गंध किसका? पृथ्वी का, और रस किसका? जल का है, और रूप किसका? अग्नि का, और स्पर्श वायु का। ठीक है, ये यहां तक हो गया। इन एक ही कश्यन जो आया था सूत्र में शब्द, उस एक ही कशः का ये अर्थ कर दिया इन्होंने। और उत्तर उत्तर गुण सद्भावात, उत्तर उत्तर गुण आ रहा है उनमें है द्वारा, एक ही कश्यन एक एक के द्वारा, एक एक के द्वारा उत्तर उत्तर गुण की उपस्थिति होने से। अब उत्तर उत्तर चलेंगे हम तो कहां से प्रारंभ करेंगे? गंध से। अच्छा, गंध दे दिया पृथ्वी में, अब उत्तर कौन सा बचा? गंध के उत्तर क्या है? रस नहीं, आगे बढ़ना है ना, उत्तर माने आगे। गंध को प्रारंभ में ले लिया हमने,
जो सूत्र में है ना, उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्। सूत्र में जो गंध से पढ़ा शुरू स्टार्ट किया उन्होंने, हाँ जहाँ पहले किया था वो गंध, हाँ अच्छा ये सूत्र जो है ना पहले गंधर, अच्छा ये अपने सूत्र की बात कर रहे हैं। हाँ लोग निर्माण क्रम से लास्ट में लाते हैं। हाँ, तो यहाँ ये पूर्व पक्षी ने कहा कि एक एक गुण जो आ रहा है इन पदार्थों में वो कैसे आ रहा है, तो समझ में आ गया गुरुजी, वो ये जो है ना, ये हमारा ये जो है गंध स्पर्श स्पर्शन जो हम लोग छोड़ दिए ना, ये मुख्य सूत्र इसका है। वहां से तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको, 62 से लेना, ये उत्तर उत्तर जो है ना उसी सूत्र की ओर संकेत है। रूप स्पर्श है। हाँ। निकलेंगे तो गंध से स्पर्श करें, गंध मुख्य गुण हो गया, शेष उसके जो है उप हो गए, संगति लग जाएगी। तो नहीं, शेष को अभी नहीं बोल रहा है, अभी ध्यान रखें आप, शेष को अभी नहीं कह रहा है, एक को कह रहा है। तो क्योंकि उत्तर इसको किस बात का देना है कि एक इंद्रिय से एक का ही ग्रहण क्यों हो रहा है। हाँ, अच्छा, ये आक्षेप लगाया था पूर्व पक्षी ने पहले सिद्धांति पर। हाँ। सिद्धांति पर यह आक्षेप लगाया था कि आप जो है 4, 3, 2 जो गुण मान रहे हो, तो उस भूत से बनी इंद्रिय से भी उतने उतने गुण गृहीत होने चाहिए। तो वो तो उसका जो है सिद्धांति ने, पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था। तो फिर सिद्धांति ने पूछा कि आप ही बताओ फिर कैसे होगी व्यवस्था ये, कैसे करोगे, विनियोग कैसे करोगे? तो वो जब व्यवस्था दे रहा है, उत्तर दे रहा है, तो क्या कह के दे रहा है कि एक एक गुण ही है इनमें। अभी तो ये बोल रहा है वो कि एक एक गुण ही है ये, तो वही बता रहा है गंधादि नाम एक यथाक्रमम। यथाक्रम कैसे लेंगे, अब क्रम में आप ध्यान रखो, इधर क्रम रखो पृथ्वी जल अग्नि वायु, उसके नीचे क्रम रखो गंध रस रूप स्पर्श। ये कर्म है। अब उत्तर उत्तर कैसे करेंगे हम, कि पहले पृथ्वी को लिया हमने, गंध जोड़ दिया उसके साथ में। अब जल को लिया तो जल के साथ में गंध से उत्तर वाला रस आ गया। फिर अग्नि को लिया, अग्नि में रस से उत्तर वाला रूप आ गया। फिर वायु को लिया, वायु में रूप से उत्तर वाला स्पर्श आ गया। ये तो हो गया उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्। तो वही पंक्ति है, गंधादि नाम एक एक करके, गंधादियों में से एक एक करके, यथाक्रमम पृथ्व्यादि नाम एक गंधादियों में से एक एक का, पृथ्व्यादियों में से एक एक का गुण है वो। इन गंधादियों में से एक एक, यहाँ का नहीं बोलेंगे, गंधादियों में से, देखो निर्धारण में दोनों में षष्ठी है, गंधादि नाम और पृथ्व्यादि नाम दोनों में षष्ठी निर्धारण में है। तो गंधादियों में से एक एक, ये प्रथमा हो गई एक ही कहा, और पृथ्व्यादि नाम पृथ्वी आदियों में से एक एक, ये षष्ठी है, एक एक का गुण है। कौन, गंधादि, गंधादि में से एक एक, पृथ्वी आदि में से एक एक का गुण है। अतः इसलिए ये जो उत्तरात्तर बाद में जो किया इसके कैसे, हाँ उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्, ये इसका हो गया। अब यहाँ पर जो आ रहा है आगे सूत्र में उत्तरोत्तराणाम, अब इसका संबंध जोड़ेंगे हम तदुपलब्धि के साथ में, तद अनुपलब्धि के साथ में उत्तरोत्तराणाम को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, उत्तर उत्तर की अनुपलब्धि हो रही है, किन से, इंद्रियों से। इंद्रियों से पहला मुख्य की तो हो रही है, लेकिन उसके पीछे जो उत्तर उत्तर वाले हैं शेष 3। अब आप घ्राण में घटाओ, घ्राण से गंध का ग्रहण हुआ, हाँ, शेष 3 करेंगे, तो 3 का उत्तराणाम अनुपलब्धि ही, ठीक है। अब रसना को ले लो, रस से रस का ग्रहण हुआ, और उत्तरयो हो अनुपलब्धि ही है, चक्षु से रूप का ग्रहण हुआ, और उत्तरस्य अनुपलब्धि ही। ये इस तरह से आगे आ जाएगा। तो वही आगे कहा है कि अतस तद अनुपलब्धि ही तेषाम तयोः तस्य च। तो ये जो है सूत्र में तद अनुपलब्धि ही, इसके पहले जो शब्द आ रहा है उत्तर उत्तराणाम, ये इसके साथ जुड़ेगा। हम सूत्र ये भाष ना देख करके ये तदनुपलब्धि जो है ना उसका संगति नहीं लगेगी। हाँ, तो तदनुपलब्धि में तद शब्द आ रहा है, ये उत्तर उत्तराणाम के लिए है, लेकिन ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। हाँ। क्योंकि उत्तर उत्तराणाम में जो है उत्तर उत्तर जो है एक जगह 3 आएंगे, एक जगह 2 आएंगे, एक जगह 1 ही आएगा। हाँ, इस तरह से आएगा। अब उसी को आगे स्पष्ट कर दिया, घ्राणेन रूप रस स्पर्शानाम। क्या 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 वाक्य जोड़ेंगे आगे, ये देखो इस वाक्य में क्रिया नहीं है, आ जाएगी ना। नहीं, ये जो वाक्य है घ्राणेन से लेकर के स्पर्शस्य इति तक, इसमें क्रिया कहीं दिख रही है नहीं गुरुजी, तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ेंगे, घ्राणेन रस रूप स्पर्शानाम अनुपलब्धि ही, बस ये जोड़ते जाएंगे सब जगह है। रसनेन रूप स्पर्श अनुपलब्धि ही, चक्षुषा स्पर्शस्य अनुपलब्धि ही, ये हो गया। अब यहाँ तक जब उत्तर दे दिया पूर्व पक्षी ने सिद्धांति को,
तो अब प्रश्न क्या रहा, आप बताओ क्या बात रह गई? सिद्धांती क्या पूछना चाह रहा था? सिद्धांती का मुख्य भाव यह है कि इनमें इन गुणों की उपलब्धि हो क्यों रही है फिर? भूत आदि में अनेक गुण हाँ कैसे भाई, पार्थिव वस्तु हमारे सामने रखी है, सारे गुण कैसे आ गए? तो ठीक है, गंध तो घ्राण ले लेगा, मान लिया, लेकिन इसमें रूप भी तो है, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गए? इसमें रस है, वो कहाँ से आ गया? इसमें स्पर्श हो रहा है, ये कहाँ से आ गया? तो वो प्रश्न फिर आगे सिद्धांति उठाएगा। वो प्रश्न बना के बना रह गया। तो कथम तरही अनेक गुणानि भूतानि गृह्यन्ते, ये अनेक गुणों से युक्त, अनेक गुणों से युक्त में आप कैसे जोड़ोगे? पृथ्वी में 4, जल में 3, अग्नि में 2, बस अनेक यहाँ तक आएगा। वायु में 1 ही है, अब वायु को छोड़ दो आप यहाँ पर, क्योंकि अनेक गुणानि का प्रश्न 3 तक बनेगा। वायु में तो अनेक नहीं है, 1 ही है, और आकाश भी 1 है, वो भी छोड़ दीजिए आप। तो 3 के विषय में प्रश्न है अभी। अब आगे देखिए, अब फिर जो है पूर्व पक्ष ने उत्तर दिया है, ये वार्तिक है ना कि संसर्गाच्य अनेक गुण ग्रहणम, यहाँ माना इसने। अब यहाँ माना कि जिस तरह से है, यदि खंडन सारा हो ना इसका आगे 67वां सूत्र, इसकी व्याख्या काफी बड़ी है। 67वें सूत्र के द्वारा ये तीनों सूत्रों का प्रत्याख्यान किया जाएगा। तो इसने उत्तर दिया कि संसर्गाच्य अनेक गुण ग्रहणम, अनेक गुणों का ग्रहण मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन ये संसर्ग से है। अब संसर्ग कह करके पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है? देखिए, क्योंकि उसको उत्तर इस बात का देना है, घ्राण से अन्य 3 का ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है, 3 गुणों का। तो वहां ये कहना चाह रहा है ये कि जिस पृथ्वी से घ्राण बना है, वो तो पृथ्वी 1 गुण वाला है, इसलिए घ्राण 1 गुण का ही ग्रहण करेगा। अब पृथ्वी जो बन गई, जब उसके साथ जल का, अग्नि का, वायु का संसर्ग हुआ, तो संसर्ग होने से घ्राण की रचना नहीं बदली है। घ्राण तो पृथ्वी से बन गई, घ्राण पृथ्वी से बन गई, लेकिन अब जो पृथ्वी हमें दिखाई दे रही है, पार्थिव पदार्थ सारे, इनमें संसर्ग औरों का हो रहा है, इसलिए ये और गुण इनमें आ रहे हैं। तो घ्राण कैसे ग्रहण कर लेगा उनका, औरों का? घ्राण की रचना पृथ्वी से हुई है, पृथ्वी में जो औरों का संसर्ग है उनसे घ्राण की रचना नहीं हुई है। एक बात है गुरु जी, तो सिद्धांत पक्ष का उत्तर हो गया। तो यही सॉलिड सा है। जैसे यहाँ मुख्यों के ले रहे हैं और गौनों के भी संसर्ग है उसमें, ये नहीं, ऐसा है ना, सिद्धांत पक्ष नहीं है ये। सिद्धांत पक्ष ये है कि ये गुण इनके अपने हैं। अब आपके अंदर वो प्रश्न उठेगा फिर, तो फिर घ्राण से 4 का ग्रहण क्यों नहीं होता? घ्राण वाला में वो प्रश्न आएगा बाद में। घ्राण वाला ये उत्तर अच्छा लग रहा है कि घ्राण तो केवल पृथ्वी से बना नहीं, ये तो पूर्व पक्षी ने कहा, भी ध्यान रखो अभी। ये पूर्व पक्षी ने कहा है। आपको लगेगा हाँ बात बिल्कुल सही बोल रहा है, उत्तर सही दे रहा है, लेकिन सिद्धांत पक्ष ये है कि जो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी तत्व ही 4 गुणों वाला है, और उससे घ्राण बना है। अब वो प्रश्न रहेगा फिर कि भाई घ्राण ने 4 गुण ग्रहण, वो उसका आगे उत्तर आएगा। तो अभी तो हम इसी को मानोगे आप सिद्धांत के रूप में उत्तर दे रहा है, अभी तो ऐसे ही लगेगा। तो संसर्गाच्य अनेक गुण ग्रहणम, अब आदि संसर्गाच्य, अब आदि से जो है और ले लो दोनों, जल और वायु। अब आदि संसर्गाच्य पृथिव्याम रसादयो गृह्यन्ते एवं शेषेषु अपि, यहाँ तक बात हो गई। अब जब संसर्ग की बात आई तो यहाँ ये बात उठ गई सामने कि संसर्ग तो सबका सबके साथ हो रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के साथ संसर्ग 3 का है, जल के साथ 2 का है, अग्नि के साथ 1 और का है, सबका सबके साथ है। और ये बात वहां तक पहुंच रही है, वायु तक भी। वायु में भी जल का संसर्ग है, अग्नि का संसर्ग है, कभी ठंडी लगती है वायु, कभी गर्म लगती है, ये तो वहां तक पहुंच रहा है विषय। चारों में है ये पार्थिव पदार्थों से जितने भी संसार में जो कुछ बना हुआ है ये पार्थिव है। पार्थिव के साथ एक जिसके मुख्य गुण है उसके साथ बाकी से सब जुड़ दिया जाएगा, बाकी सारे जुड़ेंगे उनके साथ। हाँ, तो सारे आने चाहिए नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो उसमें ये नियम कर पाओगे आपके? पृथ्वी में तो 3 ही और बढ़ेंगे, नहीं 4 आएंगे, और जल में 3 आएंगे, जल में भी 4 आएंगे, फिर बिल्कुल आएंगे, अग्नि में भी 4 आएंगे। फिर तो अग्नि में गंध आनी चाहिए, है ना? अग्नि में स्वाद भी, अग्नि में स्वाद भी आना चाहिए, अग्नि में स्वाद भी आना चाहिए, गंध भी आनी चाहिए। तो अग्नि में स्वाद कैसे लोगे?
पहले मुंह में रखनी पड़ेगी ना। जलने के स्वाद मुझे जल गया, मुंह लगा दे जल गया, ये तो भाई का बरकत लग रहा है। तो सिद्धांती ने क्या आक्षेप किया कि नियमस्तर ही न प्राप्नोति। अब नियम से क्या कहना चाह रहा है वो? वही 4 3 2 1 का नियम, संसर्ग नियम तो वही है, वो नियम नहीं बन पाएगा। संसर्ग से अनियमात, संसर्ग का कोई नियम ही नहीं है। कैसे नियम नहीं है? अरे कोई किसी के साथ जुड़ जाता है। अगर संसर्ग का नियम होता तो ये होता कि देखो पृथ्वी के साथ तो ये 3 और जुड़ेंगे, जल के साथ केवल 2 और जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वायु तक में देख रहे हैं कि वहां तक वायु जल और अग्नि पहुंच रहे हैं ये हैं, और ये पार्थिव कण भी वायु में उड़ते ही हैं, देखा है आपने सब। व्यवस्था होता भी नहीं। तो संसर्ग में तो नियम नहीं है, हैं? तो अनियमा संसर्ग से अनियमात चतुर्गुणा पृथ्वी त्रिगुणा आपो द्विगुणम तेजा एक गुण वायु इति। अब इसमें आप अध्याय किस बात का करना चाहोगे वाक्य पूरा करने के लिए? इति के बाद इति कथम ऐसे बोल सकते हो आप। ये फिर कैसे हो रहा है? क्या कैसे हो रहा है कि पृथ्वी 4 गुण वाली ही है, जल 3 गुण वाला ही है, ये कैसे हो गया फिर? अर्थात संसर्ग में तो नियम होता नहीं, संसर्ग में नियम होता नहीं, सब में सारे आने चाहिए, लेकिन है ऐसा, तो ये कैसे है? तो अब उसका उत्तर दिया है पूर्व पक्षी ने कि नियमश्च उपपद्यते, नियम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। सिद्धांतिन का कथम कैसे होगा नियम? तो अब आगे जो उत्तर दिया उसने उसको देखिए। तो सूत्र बोलेंगे आगे, विष्टम ही अपरम परेण, अपरम परेण विष्टम, विश्लेली व्याप्त। तो कैसे अर्थ करेंगे? संबंध हो जाना, अपर का पर के साथ संबंध है, इसमें विष्ट है, व्याप्त है उसमें वो। अपर गुण पर के साथ व्याप्त है। भाष्य देखें कि पृथ्वी आदि नाम पूर्व पूर्वम उत्तरेण उत्तरेण विष्टम, पृथ्वी आदियों में, निर्धारण में षष्ठी कर लेंगे, पृथ्वी आदियों में जो गुण हैं, पृथ्वी आदियों में से पूर्व पूर्व ले लो आप पहले, जैसे पृथ्वी पूर्व, फिर जल, उसके बाद फिर उसके बाद अग्नि, ऐसे करके। तो पृथ्वी आदि नाम पूर्वम पूर्वम उत्तरेण उत्तरेण विष्टम, उत्तर उत्तर के साथ विष्ट है, मिला हुआ है, व्याप्त है। अतः संसर्ग नियम, इसलिए संसर्ग का नियम हो जाएगा। जैसे पृथ्वी न जुड़ा हुआ है आपके में, जुड़ा नहीं है, अलग लिखा है, अतो न संसर्गा नियमा इति। हाँ, तो उधर फिर अनियम आ गया आपका, नियम आ गया। अच्छा, इन्होंने दोनों ना हटा दिए, दोनों हटा दिए, बात एक ही हो जाएगी। तो पृथ्वी आदि नाम पूर्वम पूर्वम उत्तरेण। अब आप पृथ्वी से चलो, पृथ्वी जो भूत है, तो उत्तरेण उत्तरेण विष्टम, तो पृथ्वी कितनों से जुड़ेगी? 4 से और जुड़ेगी, 3 से और, आकाश को हटा दीजिए। अब जल पे आ गए, जल कितनों से और जुड़ेगा? उत्तर उत्तर को ही लेना है, परेण परेण। पृथ्वी से बाद में उत्तर में तो जल है, हाँ, उसके उत्तर में फिर अग्नि है, अग्नि के उत्तर वायु है, अगर ऐसे देखा। हाँ, तो पृथ्वी से उत्तर तक आप पहुंचे हो, वायु तक, तो इनके साथ ठीक है। अब जल के आगे कितने रह गए? 2, अग्नि और वायु। अग्नि के आगे वायु, तो उत्तरेण उत्तरेण विष्टम, उत्तर उत्तर के साथ ये विष्ट होते आ रहे हैं। अब इसको आप यूं कह सकते हो, देखो और बताऊं तरीका में, कि पृथ्वी के उत्तर क्या है? जल, तो जल से पृथ्वी विष्ट है, व्याप्त है, ठीक है। अब पृथ्वी जल से व्याप्त होकर के आगे को देखा हमने। अब जो जल से जो व्याप्त है ये, नहीं सुनो, जल से जो पृथ्वी व्याप्त है, तो जल में भी कुछ और है। जल में क्या है? और अग्नि, तो अग्नि से युक्त जल से पृथ्वी व्याप्त है। अब ऐसे वाक्य बनेगा, पृथ्वी जल अग्नि से मिला हुआ। अच्छा, अब अग्नि किससे व्याप्त है? वायु से। तो वायु से व्याप्त, अग्नि से व्याप्त, जल से व्याप्त पृथ्वी। पृथ्वी में जो जल आया, वो जल में अग्नि थी,
अब जल में जो अग्नि आई, उस अग्नि में वायु थी। तो अब जो जल आया है पृथ्वी में, ये कितनों को लेकर के आया? अग्नि को भी लेके आया, वायु को भी लेके आया। अब पूरी पृथ्वी कितने से युक्त हो गई? 4 से युक्त हो गई। घन तो उसका अपना है ही। अब जल में देखो, जल में अग्नि व्याप्त है, लेकिन अग्नि वायु से व्याप्त है। तो वायु से व्याप्त अग्नि ही जल में आएगी, तो 2 गुण और आ गए इसमें। हाँ, वैसे कुछ हमने भी ये याद किया, सिद्धांत पक्ष भी यही कहते हैं कि जैसे पूर्व गुण, पहले का गुण उत्तर में आता है, तो अग्नि का गुण जो है कि वो वायु अग्नि में आ गया, अग्नि गुण जल में आ गया, जल गुण पृथ्वी में आ गया, पृथ्वी में 4 गुण। लेकिन आप ये मान के चलो, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है अभी। हाँ, सिद्धांत नहीं है ये। हाँ, आप सिद्धांत मान के चल रहे हो, सिद्धांत ऐसा नहीं है। सिद्धांत क्या है वो? हम तो अभी तक सिद्धांत हाँ, तो ऐसे नहीं है, इनका अपना ही धर्म है ये। अब उसमें इतना कह सकते हो आप कि जब आणविक की संरचना होती है इनकी प्रारंभ में, आणविक की संरचना तन मात्राओं से जहां से प्रारंभ करते हैं हम, तो पृथ्वी तन्मात्रा से जब पार्थिव अणु बनेगा, उस पृथ्वी तन्मात्रा के साथ अन्य तन्मात्राएं भी आएंगी, उससे पार्थिव अणु बना। लेकिन पार्थिव अणु जब बन गया है, वो केवल पार्थिव अणु है। उसकी संरचना के समय ही ये सारे जुड़ गए थे, लेकिन अब केवल पार्थिव है ये। अब पार्थिव अणु के ही धर्म माने जाएंगे ये। माने तो पार्थिव अणु बन जाएंगे, लेकिन हम इतना ही सिद्धांत पक्ष ले रहे हैं कि ये आया उनसे है, क्योंकि वो कर्म से बनते आए हैं। लेकिन वो तन मात्रा की दृष्टि से, अब ये न्याय वैशेषिक, ये जो तन मात्रा से आगे से चलते हैं ये। न्याय वैशेषिक सूक्ष्म भूतों से अपना कथन प्रारंभ नहीं करते, ये स्थूल भूतों से प्रारंभ करते हैं। ऐसे डायग्राम बनना चाहिए। और वैसे ये विषय बहुत असल में सूक्ष्म होते हैं ये। और इनमें अंतिम तन्मात्रा से मानेंगे तो सही है ना गुरु जी के, कोई तन्मात्रा हाँ, उस दृष्टि सही है वो कथन, उधर सही है। क्योंकि जो तन्मात्रा सूक्ष्म होगी वो स्थूल में आएगी, ये नियम है। गुरु जी यहाँ शब्दों को क्यों छोड़ दिया? शब्दों जैसे हमने इसे लिख भी लिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु गंध रस रूप स्पर्श घ्राण जीवा चक्षु त्वचा, ये हो गया। फिर ये शब्द को वर्ग व्यवहारिक शास्त्र मानता है ना, तो शब्द को आता है संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, ये बात ये गौतम मानते हैं। आपका प्रश्न ये है पृथ्वी कि शब्द इनमें क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं? देखो, अन्य जो गुण हैं, गंध रस रूप स्पर्श, इनकी वाक्य ध्यान से सुनना, इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। पृथ्वी में गंध गुण सदा है, सदा रहेगा। ऐसा नहीं है कल तो गंध आ रही थी इसमें, आज नहीं आ रही है। ऐसे गुरु जो रूप भी है उसमें, रूप पृथ्वी में ऐसे ही रूप है, उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन शब्द आकाश का ऐसा गुण है जो आकाश तो है लेकिन शब्द नहीं है। शब्द समय समय पर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन अन्य 3 जो 4 तत्व हैं, इनके गुण इनमें सदा रहेंगे, ये सदा रहेंगे जब तक ये तत्व हैं तब तक। लेकिन आकाश तत्व है, शब्द नहीं है। समय समय पर वो हाँ उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, चलता रहेगा ये। यही गुण इसके पहले पीछे वालों भी आ गया। अग्नि में भी शब्द तब उत्पन्न होता जब कुछ गीली उगरी जाए, हाँ, वो शब्द की उत्पत्ति का वही क्रम माना जाएगा, तभी पटपट करेगी, नहीं तभी हाँ तभी होगा। कोई चीज गीली पहुंचेगी तब पटपट करेगी, तब होगा, नहीं तो नहीं करेगी। पृथ्वी के कोई हम पैर मारेंगे, डंडा मारेंगे, कोई चोट करेंगे, तब धर्म से ये सब कुछ उन्हें पार्थिव तत्व को रखने के बाद, ड्राई होने के बाद जो आग लगाते हैं, फिर अग्नि तत्व जैसे संघर्ष हुआ वहाँ पे हाँ, तो विभाग होना शुरू हो गया ना। पट शुरू कर देता विभाग, ये विभाग का है। ये जो पटपट शब्द आता है ये विभाग से है, एक संयोग से होता है। जैसे ताली बजाई हमने, ये संयोग से हो गया, ये संयोग से हो गया। कागज फाड़ते हैं, कपड़ा फाड़ते हैं, ये विभाग से हो गया। तो संयोग और विभाग 2 ही हैं। और पीछे उसमें एक शब्द कही दिया है कि भूतों में जब संक्षोभ होता है, तो संक्षोभ में आप विभाग भी ले सकते हो और संयोग भी, दोनों बातें। क्रिया हो जाए बस, केवल उनका हिलना प्रारंभ हो जाए, इसीलिए ये गणना नहीं करते हो इसमें। तो विष्टम ही अपरम परिण भाष्य देखिए कि पृथ्वी आदि नाम पूर्वम पूरम उत्तरेण उत्तरेण विष्टम अतः संसर्ग नियम।
तो ये संसर्ग का नियम है। यानी संसर्ग के नियम से क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए पृथ्वी में 4 हैं। विष्टम का मूल अर्थ क्या होता है? व्याप्त, विशरी व्याप्त। तो इसलिए पृथ्वी में 4, जल में 3, ये इस तरह से इन्होंने उत्तर दिया पूर्व पक्षी ने। और अब साथ में ये भी कह दिया कि ये जो मैं बात बता रहा हूं, पूर्व पक्षी कह रहा है, ये बात मैं रचना होते समय बता रहा हूं, यहां नहीं। आगे वाक्य है कि तच्च एतद भूत सृष्टौ, भूतों की जब सृष्टि हुई थी, जब भूतों का निर्माण हुआ था, उस समय पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर से विष्ट था। न एतर ही, अब नहीं, यहां नहीं। ये व्यवहार काल में जब ये संसार चल पड़ा, सारे व्यवहार होने लगे, तो उस अवस्था में अब नहीं है ऐसा। अब नहीं है ऐसा कि अब ये विष्ट नहीं हो रहे हैं, ये प्रारंभ में हो लिए। मैंने जैसे निर्माण किया परमात्मा ने सारा संसार का, उस समय जो कुछ बन गया, समय क्या नाम है, सम्मिलित होने के बाद, अर्थात व्याप्त होने के बाद, वो वैसे ही जैसे बना वैसा अभी वही है। हाँ, तो तच्च एतद् भूत सृष्टौ वेदितव्यम न एतर ही इति। अब न एतर ही कह करके ये क्या कहना चाह रहा है कि ठीक है, भूत की सृष्टि हो गई, भूतों की सृष्टि हो गई, और उस अवस्था में ये उत्तर उत्तर के साथ, उत्तर उत्तर के द्वारा एक एक विष्ट होता गया, उसमें व्याप्त होता गया। तो 4 3 2 1 इस तरह से इनकी संख्या आ गई। लेकिन अब उससे जो है उसकी इंद्रियों की जो रचना हुई है साथ में, तो इंद्रियों की रचना के बाद अब उससे एक एक गुण का ही ग्रहण करेगी। वो उन चारों का 4 3 2 1 का ऐसे ग्रहण नहीं करेगी, ये इसका कहना है। लेकिन ये उत्तर इसका दमदार नहीं है ज्यादा, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि भूतों की सृष्टि होते समय ये इन औरों का जो है संसर्ग इसमें हो गया है, जिस संसर्ग के नियम को इसने बताया है पूर्व पक्षी ने, और उसी भूत से इंद्रियां बनी अलग अलग करके, पृथ्वी से घ्राण इत्यादि करके ये इंद्रियां बनी हैं, ये तो उनके द्वारा गृहीत तो होना चाहिए फिर भी। लेकिन वहां ये न एतर ही कह करके उसने किया है समाधान कि यहां इस अवस्था में उसका अनुभव नहीं हो रहा है। ये तो 4 3 2 1% तो उसमें ये भाव भी है कि भाई अभिव्यक्ति नहीं है उनकी, ये कह सकते हैं, इनकी इंद्रिय के द्वारा उनका ज्ञान नहीं हो पाता है, उसके लिए भिन्न इंद्रिय ही चाहिए। तो यहां तक जो 3 सूत्र आए हैं ये पूर्व पक्षी हो गए। अब आगे 67वें सूत्र में इन्होंने सिद्धांती ने उत्तर दिया है इन सब का। तो सूत्र बोलेंगे न पार्थिव आप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्। इस सूत्र की व्याख्या इसमें कई प्रकार से की गई है, और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण भी है, और इसमें कई गंभीर सिद्धांत भी निकलते हैं इस सूत्र की व्याख्या में। जो आप बता रहे थे इसी से निकल लेते हैं। कई बातें निकलेंगी इसके अंदर, लेकिन सूत्र के शब्द जो हैं वो 2 ही हैं, पार्थिव और आप्य। और इनमें किस चीज का प्रत्यक्ष नहीं होता है? नहीं, न से तो पूर्व पक्षी के 3 सूत्रों का खंडन हो गया। अब जो कह रहे हैं कि पार्थिव और आप्य का प्रत्यक्ष, पार्थिव और आप्य में प्रत्यक्ष होने से किसका, ये नहीं खोला है सूत्र में। ये जो ना से क्या है जी, इन्होंने ये पूर्व पक्षी के 3 सूत्र गलत। उसके मतलब सिद्धांत ना, तुमने जो कुछ सिद्धांत दिया वो नहीं, वो ठीक नहीं है। हाँ, तीनों सूत्रों की बातें, क्योंकि भाष्य देखिए इसका कि न इति त्रिसूत्रीम प्रत्याचष्टे, न इस शब्द से 3 सूत्रों का जो समुदाय है ये इसका प्रत्याचष्टे, न शब्द इसका प्रत्याख्यान कर रहा है, करता है ये न, यानी कि न प्रत्याचष्टे। क्या अर्थ हुआ? न प्रत्याचष्टे, उनको नहीं कह रहा है, नहीं खंडन करता है, क्या है न प्रत्याचष्टे। इसीलिए पूछा मैंने आपसे, फिर करना अर्थ न प्रत्याचष्टे। अच्छा, आचष्टे न प्रत्याचष्टे खंडन हो गया ना, अर्थ करो आप, न प्रत्याचष्टे अर्थ करो। देखो जब किसी शब्द के आगे इति शब्द लग जाता है, ये नियम व्याकरण में भी है, तो स्वरूप का बोध होता है। नहीं, व्याकरण में तो उसका अर्थ का होगा, व्याकरण में नहीं, व्याकरण में नहीं, व्याकरण में तो उसका अर्थ का बोध होगा।
लेकिन यहाँ जब हम अन्य स्थानों पर किसी शब्द के आगे इति लगा देते हैं तो स्वरूप का बोध होता है, और वहाँ गुरु की व्याकरण में अर्थ का बोध होता है। उसके बाद व्याकरण में इति नहीं लगाएंगे आप तो स्वरूप का बोध होगा। स्वम रूपम शब्दस्य बिना इति लगाए। इति लगाएंगे तो तस्मिन इति, तस्माद इति, न वा इति, अब क्या हो गया? अर्थ का बोध। लेकिन ये नियम व्याकरण में। यहाँ क्या है? अन्य स्थानों पर कि इति यदि आएगा तो स्वरूप का बोध होगा। अब करिए आप दोबारा। न इति प्रत्याचष्टे, इतने का अर्थ बोलिए। न इति प्रत्याचष्टे, अर्थात न ये शब्द, न का अर्थ नहीं, न का अर्थ नहीं, ये नहीं, न ये शब्द प्रत्याख्यान कर रहा है। किसका? तो कर्म है त्रिसूत्री में। त्रिसूत्री में जो है वो समास हो गया ना, दिगु समास है, दिगु तत्पुरुष और अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम भाष्यते, स्त्रीलिंग बना दिया उसको त्रिसूत्री। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, यहाँ कैसे करेंगे? त्रयाणाम सूत्राणाम समाहारः। तो गुरु जी हो जाएगा कि अच्छा ना यह शब्द जो है तीन सूत्रों के समुदाय का, तीनों सूत्रों के समुदाय का प्रत्याख्यान कर रहा है। अब आप ना का अर्थ यदि नहीं ले लोगे तो क्या अर्थ होगा? प्रत्याख्यान नहीं कर रहा था। नहीं, प्रत्याख्यान नहीं कर रहा है तो न करता तो नहीं बनेगा ना। तो प्रत्याख्यान कौन नहीं कर रहा है? वो करता कोई और आएगा। जैसे पूर्व पक्षी नहीं कर रहा है, सिद्धांती नहीं कर रहा है, हैं? अगर अध्यार करें हम पूर्व सिद्धांती से तो क्या बोलेंगे कि सिद्धांती तीन सूत्रों का प्रत्याख्यान नहीं कर रहा है। कितना गलत अर्थ हो जाएगा ये। तो इति लगा दिया इन्होंने स्पष्ट करने के लिए। इति ने सारा भेद खोल दिया कि न ये शब्द जो है ये तीन सूत्रों का प्रत्याख्यान कर रहा है। अब आगे सूत्र में क्या बचा फिर? न का तो अर्थ हो गया। अब सूत्र में बचा कि पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्। नहीं, उसको छोड़िए भाष्य को भी। अब सूत्र पे आ जाइए कि न को तो न का तो अर्थ हो गया ना। अब सूत्र में बचा पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्। तो इस इतने का अर्थ कीजिए, क्या बना? पार्थिव आप्यो, पार्थिव और आप्य का, जल और पृथ्वी का प्रत्यक्षत्वात्। इनमें प्रत्यक्ष होता है, इनमें गुणों का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए ये बात। अच्छा, गुणों का नाम है इसमें? कुछ नहीं है, अनिश्चयात्मक स्थिति है। और हम निर्धारण में भी षष्ठी ले सकते हैं इसमें। पार्थिव और आप्य में प्रत्यक्ष होने से किसका? सब छिपा हुआ है अभी। तो छिपा हुआ जो है उसमें क्या क्या छिपा हुआ है, उन सारे रहस्यों को निकालने में इतना लंबा भाष्य इसका हो गया है। लेकिन हम अनुमान तो वही करेंगे जो प्रसंग चल रहा है, जिसका खंडन नहीं। बहुत चीजें हैं इसमें। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। किन किन का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, कैसे कैसे, यानी पार्थिव और आप्य में किन किन का प्रत्यक्ष हो रहा है, ये इसमें कई सारी चीजें हैं, वो अलग अलग आएंगी। तो एक एक करके देखेंगे। पार्थिव हो गई, सिद्ध क्या होगी? इसमें कहाँ शय है? अण प्रत्यय है। पार्थिव पृथिव्या इदम पार्थिवम, तस्येदम। चतुर्थी का तस्येदम शांत होता है क्या? क्या क्या पृथिव्या है इदम। और आप्य में जो है मूल शब्द क्या है? अप। तो वहां वृद्धि करनी पड़ेगी ना आपको, तब बनेगा आप्य। नहीं, अण से कैसे बन जाएगा? क्षय करना पड़ेगा। अर्थ क्या बनेगा? पृथ्वी से बने पदार्थ वो सारे पार्थिव हो गए। जल से बने पदार्थ, जल से कौन से पदार्थ बनते हैं? जल ही है, जल को ही आप्य कह देते हैं। पृथ्वी से बने पदार्थों की तो विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन जल से बने पदार्थ की विभिन्नता नहीं होती, वो जल ही है बस। विभिन्नता नहीं होती। कैसे? जल से बना पदार्थ। बताइए क्या क्या बनाया आपने जल से?
बर्फ बना दिया, आइसक्रीम बना लिया और हमने। ये दूसरी बात और इस टाइप के ऊपर आती है। ये कोई जड़ी बूटी भून करके रस बना देते हैं। आप चाय पी रहे हैं, ये भी तो आते ही है। आप जल को बोल रहे हो या साथ में कुछ और बोल रहे हो? केवल जल को बोलो ना। इस तरह से, हाँ। आप पृथ्वी को साथ में ला रहे हो इसमें सब जगह। हाँ, जल तो केवल जल से क्या क्या बनाओगे आप? केवल जल से तो जम जाएगा। आपके पास केवल जल है। हाँ, देखो कुंभकार के पास मान लो मिट्टी है, वो उससे बहुत कुछ बना सकता है, ठीक है? उसकी लकड़ी के बढ़ई के पास में लकड़ियां पड़ी हैं, वो उससे कुर्सी बना देगा, तखत बना देगा, मेज बना देगा। जल से नहीं कुछ बनने वाला, जल तो जल ही है। अब एक बाल्टी भर के आपको जल दे दिया और आपसे कहा कि ये देव जी बनाइए, इसे क्या क्या बनाएंगे आप? यहाँ आइटम बना के रखिए और जल है आपके और आपके पास में। एक ही आइटम बनेगा, तो आप कहोगे बना दिया मैंने, क्या कि ये देखो जल रखा है बाल्टी, यही है। बनेगा तो एक ही आइटम, वो ऐसे है उसका गरम या ठंडा परिवर्तन कर देंगे, परिवर्तन कर दे। यहाँ था तरल, गर्म ठंडे में तो आप फिर अग्नि पे आ गए। अग्नि पा गए ना। जल तो केवल जल से बनाना है केवल, है ना? तो जल से जल ही बनेगा, अग्नि से अग्नि। पृथ्वी से देखो विभिन्नताएं जितनी भी दिखती हैं संसार में हमें, ये सब पार्थिव होती हैं। सारी विभिन्नताएं पार्थिव हैं। ये पृथ्वी का बहुत विस्तार है। ये प्रश्न तो पृथ्वी में भी लगेगा, क्योंकि पृथ्वी में भी कोई चीज बनती है, पार्थिव होगा तो उसमें जल का भी सहयोग होता है, वायु का भी होता है, अग्नि का भी होता है। ये सहयोग, ये सहयोग, ये सहयोग हुआ। चलो आप जल में सहयोग ले लो, किसी का क्या बनाओगे? जल में लकड़ी की सहयोग। आपने कहा आइसक्रीम, आइसक्रीम बन गई ना जल अग्नि वायु उसका हटा दीजिए गुरु जी। तो आइसक्रीम में आप यदि पार्थिव अंश को निकाल दें तो क्या है? वो जल ही है फिर, ठीक है? आपने घड़ा बनाया, कुंभकार ने घड़ा बनाया जल से, और एक कुल्हड़ बनाया, दो नाम हो गए, और दोनों में जल का संसर्ग हुआ था। लेकिन बाद में जल सूख गया बिल्कुल और अग्नि में पका दिया, अब जल तो नहीं है उसमें, नाम अब भी दो हैं। गुरुजी, अब आप उधर लाओ दो नाम, क्या क्या बनाया आपने जल से? गुरुजी, जब तक वो संगठन है, घड़े जब तक घड़े के रूप में है, तब तक उसमें जल सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जल जोड़ का कारण है, ना तो फिर कोई चीज जुड़ी है तो जोड़ का कारण है, जोड़ के चला भी गया जल, अग्नि में पका दिया, बिल्कुल सूख गया, वो अब भी कुल्हड़ है, अब भी घड़ा है। जल नहीं होगा तो परमाणु अलग हो अच्छा जाएगा। अच्छा, लोहा जो है बढ़ई जब लकड़ी से बना रहा है तरह तरह के पदार्थ, फर्नीचर, वहां किसका संसर्ग ले रहा है? वो कुछ नहीं। कील है वो पार्थिव है, लकड़ी है वो पार्थिव है, और जोड़ जोड़ के नए नए आइटम बन रहे हैं। ऐसे जल से निर्माण प्रक्रिया नहीं होती है। जो सांचे में रखते तो बहुत कुछ बन सकता है। आप नाम बोलो ना। जैसे हम एक बिस्किट ना, इसके मान लीजिए केले के सांचे लोहे के बनाया, उसमें डाल दिया पानी और उसको हिट करके ये ठंडा पानी कर उसको बर्फ बना दिया ना, क्या नाम है, केले बना दिया, उसकी ये मैंने जिस सांचे में रखेंगे वो वैसे बन जाएगा केवल जल से। हाँ, केवल जल से, और कुछ नहीं है उसमें। उसमें क्या डालेंगे? सांचे रख दिया, सांचे में डाल दिया। नहीं, सांचे में आपने जल डाल दिया, क्या बन गया उससे? उससे सांचे के अंदर में जैसे सांचे का शकल है वैसे बन जाएगा। तो सांचे हटा दो, रहेगा वो वैसा ही वो। बाद में तो पिघलने के बाद जल्दी आएगा वो, ठीक है। तो क्या बना? और लकड़ियां, ये मेज रखी है, ये मेज है, देखो आप रखी है अभी, हटा दो, इसमें क्या हटाओगे आप? तो मेज ही है वो। किसका संपर्क है इसमें? और इसमें किसका संपर्क है? और तो स्थायित्व जो होता है पदार्थों में, और इसीलिए आप देखोगे पृथ्वी को सर्वाधार कहा गया है। ये आधार है सबका। पृथ्वी आधार बनती है। बिना पृथ्वी के जो जल, जिसको कह रहे हैं हम, ये वाष्प नहीं, जल के रूप में, ये बिना पृथ्वी के रह लेगा। अग्नि जिसको कहते हैं हम, आप ऐसी अग्नि दिखाओ जहां केवल अग्नि है और कुछ नहीं है। जैसे लपट को ले लो आप, अब लपट को आप किसी यंत्र में भर सकते हो? केवल लपट को बोल रहा हूं मैंने ऐसी लपट जिसका संपर्क नीचे से टूट गया है। जैसे दीपक की लौ है, अब दीपक की लौ को दीपक से हटा दो थोड़ी देर के लिए और उसका अस्तित्व है कुछ? दीपक की लौ को ऐसे काट के
और उसको अलग कर दो थोड़ी देर के लिए, रहेगी? कब तक है दीपक की लौ? जब तक पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तेल से और दीप और बत्ती से, तभी तक तो है। तो अग्नि का आधार भी पृथ्वी है। अब वायु चीज अलग है। वायु तो एक गतिशील तत्व को बोलते हैं। जैसे सूर्य है गुरुजी, सूर्य तो अग्निमय ही है। सूर्य अग्निमय है, ठीक है। तो अग्निमय जो सूर्य है, इस सूर्य को आप पृथ्वी से मत जोड़ो। यहां पर हम जिस अग्नि का व्यवहार करते हैं, हम जिस अग्नि का अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, हम अग्नि को उत्पन्न जो कर रहे हैं, उस उत्पन्न अग्नि की बात कर रहा हूं मैं। सूर्य रूपी अग्नि हम नहीं उत्पन्न कर रहे, वो तो ईश्वरीय व्यवस्था है, उसका धारण करता ईश्वर हो गया। लेकिन यहां जो अग्नि हम उत्पन्न करेंगे, ये अग्नि पृथ्वी से संबंध हटा करके आप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। लौकिक अग्नि में तो बात बनेगी। तो आधार पृथ्वी बनती है हर चीज का, और इसीलिए पृथ्वी को परमात्मा ने ठोस बनाया है। और इसीलिए इसकी आकृतियां, पृथ्वी की पार्थिव पदार्थों की आकृतियां भिन्न भिन्न हैं सारी। लेकिन ऐसी आकृतियों वाले जल या अग्नि मिलेंगे आपको? कहीं ऐसी नुमाइश, कहीं ऐसी प्रदर्शनी, एग्जीबिशन कहीं देखा आपने कि देखो यहाँ जल से बने पदार्थों की सारी रचनाएं मिलेंगी आपको, हैं? या अग्नि से बने पदार्थों की सारी रचनाएं मिलेंगी? ऐसा होता है कहीं? जहां भी आप देखोगे प्रदर्शनी, तो किसका निर्माण मिलेगा आपको? पार्थिव पदार्थों का। और इसीलिए हमारा शरीर जो है ये पूरा पार्थिव है। ये शरीर सारा ये पार्थिव ही तो है। तो पार्थिव शरीर इसीलिए बोलते हैं इसके लिए। तो इसी का महत्व है, सबसे मुख्य है ये पार्थिव। आज ये पाठ पढ़ा उसमें कोई लगा ऋषियों के क्या रहस्य? हाँ नहीं, ये सूत्र तो बहुत से रहस्य खोलेगा आपके सामने। ये सूत्र में जो है इसका भाष्य भी लंबा है, बहुत सी बातें आएंगी इसके अंदर। तो पार्थिव आप्यो हो प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और आप्य में, पार्थिव पदार्थों में और आप्य पदार्थों में अनेक प्रकार के गुणों का प्रत्यक्ष होने से। वो कौन कौन से गुण आएंगे वो आगे बताएंगे। तो पहले कहा कि न इति त्रिसूत्रीम प्रत्याचष्टे, न से तो प्रत्याख्यान कर दिया कि आपके तीनों सूत्रों के द्वारा कही हुई बातें गलत हैं। अब प्रश्न किया, कौन करेगा प्रश्न? अब पूर्व पक्षी करेगा। ये कैसे आपने जो हमारे इतना सारा परिश्रम करके तो हमने 3 सूत्रों का विषय बनाया और आपने तो केवल एक न इतना कह करके ही सबको खंडित कर दिया है, अकस्मात कैसे कर दिया? उत्तर दिया कि पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च द्रव्यस्य, द्रव्य से दोबारा बोल सकते हैं, प्रत्यक्षत्वात्। पार्थिव द्रव्य का और आप्य द्रव्य का प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष होने से। यहां जो शब्द प्रत्यक्ष है, ये अभी जो भाष्य कर रहे हैं ये सूत्र का, ये जैसा सूत्र पढ़ करके जो मस्तिष्क में बात आती है, अर्थ आता है निकल करके, उस अर्थ को लिया है केवल अभी। और आपने भी यही कहा था प्रारंभ में, प्रत्यक्ष का अर्थ आपने लिया था नेत्र से प्रत्यक्ष होना, जबकि प्रत्यक्ष तो सभी विषयों का होता है, सभी इंद्रियों का से होता है। प्रत्यक्ष इंद्रिय तो यहाँ केवल रूप वाली ही बात है अभी। गुरुजी, ये प्रत्यक्ष जो है इंद्रिय और अर्थों की जगह ना पीछे, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष। हाँ वही प्रत्यक्ष है, लेकिन केवल चक्षु वाला। तो पहले तो एक सिद्धांत बताते हैं ये कि किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष अर्थात रूप का प्रत्यक्ष कब होता है। तो सूत्र पीछे आ चुका है और वो सूत्र वहां भी है वैशेषिक दर्शन में भी। महत परिमाण वाला होना, 3 चीज बताई थी। अनेक द्रव्य वाला होना, संयोगी होना, सही नहीं, और रूप उद्भूत होना, उसमें रूप गुण होना। 3 बता दो गुरु जी, महत परिमाण होना, संयोग होना। हाँ गुरु, संयोग, वो संयोग अनेक द्रव्य का हो तो क्या? अनेक द्रव्य संयोग, महत परिमाण, अनेक द्रव्यों से बना हुआ होना और रूप गुण वाला होना। 3 होने चाहिए। तो वही आगे बोल रहे हैं कि महत्व अनेक द्रव्यत्वाद रूपाच, ये द में र लगा लेना आप।
महत्व अनेक द्रव्यत्वात् रूपाच्च उपलब्धि इति इति कह करके यहाँ इनकी बात जो है पीछे की बता दी इन्होंने। दुपात कर रहे हैं गुरु जी। हाँ तो उसमें रा लगा लीजिए। तो महत परिमाण, और महत परिमाण कहाँ से प्रारंभ होता है? त्रसरेणु से। द्वेणु को महत परिमाण नहीं माना गया। तो त्रसरेणु के आगे की रचनाएं लेंगे अब ये, त्रसरेणु और उसके आगे की रचनाएं। और अनेक द्रव्यत्वात्, अनेक द्रव्य हैं उसमें। भाई त्रसरेणु में अनेक द्रव्य तो आ गए। अब ये अनेक द्रव्य क्यों कहना पड़ा? अनेक द्रव्य कह करके, ये अनेक द्रव्य के साथ में महत क्यों कहना पड़ा है? जैसे द्वैणुक भी तो अनेक द्रव्य वाला है, लेकिन वो रूप नहीं ना उसमें, रूप तो त्रसरेणु से उत्पन्न होता है। हाँ वो भी है। और दूसरा महत, जैसे कहा कि महत परिमाण वाला होना, तो महत परिमाण त्रसरेणु से प्रारंभ होता है। द्वैणु को अनेक द्रव्य वाला तो है, क्योंकि दो अणुओं से बना है, लेकिन महत परिमाण हम आंखों से देख नहीं सकते। अगर हाँ गुरुजी महत इसीलिए कहा है, अगर महत नहीं कहते तो अनेक द्वैणु भी आने लगता, उसका भी ग्रहण होने लगता। अच्छा, अब रही बात फिर रूप वाला क्यों कहा? तो रूप वाला इसलिए कहा कि वायु महत परिमाण वाला है, अनेक द्रव्य वाला भी है, तो होना चाहिए प्रत्यक्ष, लेकिन उसमें रूप नहीं है। तो तीनों बातें होनी चाहिए। अच्छा, अब इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए अब देखना कि सिद्धांती क्या उत्तर दे रहा है। ये तीनों बातें ये किस में घटती हैं? देखो, जैसा पूर्व पक्षी की मान्यता को ध्यान में रखते हुए सिद्धांती अपनी बात कहेगा। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि एक एक गुण, प्रारंभ की बात लेना पहले, वो एक एक गुण मान रहा था। पृथ्वी में एक गुण मान रहा था, जल में एक गुण, और वायु में, इसमें अग्नि में एक गुण। ठीक है, अब एक एक गुण मान रहा है, तो रूप गुण किसमें है? अग्नि में। रूप गुण अग्नि में है, तो पृथ्वी में है? नहीं है। जल में है? नहीं है, केवल अग्नि में ही तो है। तो अग्नि का प्रत्यक्ष होना चाहिए, जल का और पृथ्वी का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अब सूत्र देखो द्वारा, पार्थिव आप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और आप्य पदार्थों का, द्रव्यों का प्रत्यक्ष हो रहा है? हो रहा है? नहीं। तो होने से तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। कौन सा कथन? अब कथन तो पीछे बहुत कर दिए पूर्व पक्षी ने। ये कौन से कथन पर आक्षेप है? जिस कथन में उसने ये कहा था कि एक एक गुण से एक एक द्रव्य पदार्थ भूत युक्त है, उसका खंडन किया है यहाँ पर। अभी थोड़ा थोड़ा लेंगे उसका विषय, क्योंकि उसने बहुत सारी बातें कह दी थी ना पीछे, तो एक एक को ऐसे ही लेते रहेंगे। तो अब देखिए आगे कि महत्व अनेक द्रव्यत्वाद रूपाच उपलब्धि इति, ये सिद्धांत लेकर के तैजसम एव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्, तैजस द्रव्य, आग्नेय द्रव्य, इसी का प्रत्यक्ष होना चाहिए था। न पार्थिवम आप्यम वा, पार्थिव और आप्य का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। कारण रूपाभावात, उनमें रूप है ही नहीं। किसकी दृष्टि से? पूर्व पक्षी की दृष्टि से उसमें रूप है ही नहीं। उसी खोला आगे कि तैजसवत नहीं, अब और कह रहे हैं बात आगे कि तैजसवत पार्थिव आप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि तैजस के समान, तैजस द्रव्य के समान पार्थिव और आप्य का, ये सूत्र की बात को ला रहे हैं अब कि पार्थिव आप्ययोः प्रत्यक्षत्वात् है। यहाँ अल्पविराम लगा लीजिए। हाँ, प्रत्यक्षत्वात् न संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम भूतानाम इति, यानी संसर्ग से जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि संसर्ग से ऐसा हो जाता है, तो न संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम भूतानाम, भूतों के अनेक गुणों का ग्रहण ये संसर्ग से नहीं हो रहा है। ये संसर्ग वाली बात यहाँ नहीं घटेगी, उसको आगे खोलेंगे अभी। अर्थात इन पार्थिव और आप्य पदार्थों का प्रत्यक्ष तो तेजस के समान, तेजस द्रव्य के समान हो ही रहा है, और ये अनेक गुणों का ग्रहण भूतों का ये संसर्ग से नहीं हो रहा है।
है। अगर संसर्ग से होता, अब आप अभ्युगम सिद्धांत से चलिए, यदि संसर्ग से होता तो क्या होता कि भूतांतर रूप कृतम च, भूतांतर, यहां भूतांतर कौन है, प्रसंग किसका चल रहा है, नहीं, पार्थिव आप्य के प्रत्यक्ष का प्रसंग चल रहा है। और प्रत्यक्ष कब होता है, रूप होने से। देखो महत्व और अनेक द्रव्यत्व तो मान ही लिया, वो तो पूर्व पक्षी ही मान रहा है, लेकिन रूप गुण पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है उसमें। तो रूप गुण न मानने से अब यहां पर जो प्रत्यक्ष हो रहा है इनका, तो उसमें जो संसर्ग से उसने उत्तर दिया था कि संसर्ग से हो जाता है ये, अब संसर्ग वाली बात पर आक्षेप कर रहे हैं कि संसर्ग से यदि हम माने तो उस अवस्था में संसर्ग किसका हुआ, पार्थिव और आप्य के साथ में अग्नि का, तेज का। अच्छा, तेज का संसर्ग यदि होगा, जैसे आप चीनी को ले लो, चीनी से आपने हलवा बनाया तो मिठास किसकी आएगी उसमें, चीनी की। चीनी से आपने सत्तू बनाए, सत्तू में चीनी डाली घोली, किसकी मिठास आएगी, चीनी की। दूध में आपने डाली चीनी, किसकी मिठास आएगी, चीनी की। अब पार्थिव पदार्थ में और आप्य पदार्थ में अग्नि का संसर्ग हुआ, तेज का, तो इनमें रूप किसका आएगा, अग्नि का। तो अग्नि का रूप जैसा भी होता है वैसा ही तो आएगा, भेद तो नहीं रहेगा ना उसमें। तो वही देखिए आगे कि भूतांतर रूप कृतम च, भूतांतर का तात्पर्य यहां पर अग्नि। भूतांतर कौन है, भिन्न भूत, कौन सा, अग्नि। और भूतांतरस्य, अब रूप ले लो आप, भूतांतर का जो रूप है, भूतांतर रूप कृतम, कृतम के साथ में जोड़ेंगे आप इसको प्रत्यक्षत्वम को, यानी प्रत्यक्षत्व जो बताया जा रहा है पार्थिव और आप्य पदार्थों का, ये प्रत्यक्षत्व कैसा है, भूतांतर रूप कृतम, यानी दूसरे भूत के रूप से उत्पन्न है ये कौन कह रहा है ऐसा, पूर्व पक्षी। यानी पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि पार्थिव और आप्य का जो प्रत्यक्ष हो रहा है ये भूतांतर रूप कृत है। कह तो यहाँ सिद्धांति रहा, लेकिन पूर्व नहीं, उसी की बात को आप अगर ऐसा कहते, हाँ, ब्रुवतः आगे आ रहा ना, यानी ऐसे कहते हुए का, ये क्षत्रिय प्रत्यांत है, षष्ठी का एक वचन। भूतांतर रूप कृतम च पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वम ब्रुवतः, पार्थिव और आप्य का प्रत्यक्षत्व भूतांतर रूप कृत है, ऐसा कहते हुए पूर्व पक्षी का। ये ब्रुवतः दो वचन के विवक्षा क्या है, षष्ठी का एक वचन है, ये ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती वो नहीं है, और वहां द्विवचन में ब्रुवतः नहीं बनता है, ब्रूतः बनता है, ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती, ऐसे है ये क्षत्रिय प्रत्यांत षष्ठी का एक वचन। तो पार्थिव और आप्य पदार्थों का जो प्रत्यक्षत्व है वह भूतांतर रूपकृत है, ऐसा जो कह रहा है पूर्व पक्षी, तो उसके मत में क्या होगा कि प्रत्यक्षो वायु प्रसज्यते, प्रत्यक्षो वायु प्रसज्यते, यानी वायु प्रत्यक्ष प्रसज्यते, वायु प्रत्यक्ष प्राप्त हो रही है, अर्थात वायु का भी प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहा है। फिर अच्छा, तो वायु का भी प्रत्यक्ष प्राप्त होने लगेगा फिर तो। हाँ, क्यों, संसर्ग तो वहां भी है, दिखना चाहिए यहाँ वायु। हाँ, संसर्ग तो वहां भी है ना, संसर्ग वहां भी है, क्योंकि बिना गुरु जी वायु के बिना अग्नि जलेती नहीं, वहाँ प्रस्तुति होती है कि नहीं। अच्छा, अब वो ये कहे कि नहीं, इसमें ऐसा नियम हो जाएगा कि जब अग्नि का संसर्ग वायु के साथ होता है तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, जब अग्नि का संसर्ग पृथ्वी और जल के साथ होता है तो उनका प्रत्यक्ष होने लगता है। ये कैसे नियम पर? नहीं, ये अग्नि वाली, अग्नि का संसर्ग जब वायु के साथ होता है तो वायु में रूप उसका प्रकट नहीं होता, वायु में रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। अच्छा, उद्भूत मतलब अगर ये पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि हम ये नियम बता देंगे आपको, ऐसा हम ये नियम मान लेंगे कि वायु में अग्नि का संसर्ग होने पर भी उसका तो रूप नहीं आएगा, और जल में और पृथ्वी में जब अग्नि का संसर्ग हुआ तो इनका रूप जो है हमें दिखाई देने लगा। सिद्धांति पहले उद्भूत और अनुभूत वाली बात बताई थी। हाँ, उद्भूत अनुभूत, यहाँ नियम शब्द के ले लो आप केवल, कि नियम मान लेगा ऐसा पूर्व पक्षी, तो कहते कि नियमे वा कारणम उचितम। इसमें गुरु जी मैं पूछ रहा हूँ, अग्नि के साथ जब वायु का संसर्ग होता है तो अग्नि के दिखता है, तो उस समय वायु का क्यों नहीं दिखता है, वायु का भी दिखना चाहिए था। आप इसी बात को दोहरा रहे हो, यही तो शंका है।
यही तो कहा था कि ब्रह्मतः के आगे देखो, प्रत्यक्षो वायु प्रसज्यते। वायु कैसी प्राप्त हो रही है फिर? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो भी दिखाई देते हैं। यानी प्रत्यक्ष है उसका विशेषण वायु का, यानी वायु प्रत्यक्ष प्राप्त हो रही है, अर्थात वायु का प्रत्यक्ष होना ये प्राप्त हो रहा है। और प्रसज्यते जहां भी बोलते हैं वहां प्राय करके एक दोष के रूप में होता है कि ऐसा दोष आ रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब वो पूरा वाक्य होगा ना तब निकलेगा गुरुजी ने कि भूतांतर अर्थात अग्नि के द्वारा पार्थिव और आप्य पदार्थों में रूपत्व गुण आता है। यदि ऐसा कहें, कहे जाएगा, ऐसा कहने हाँ, ऐसा कहने पर वायु में भी प्रत्यक्ष, वायु में भी अग्नि जा रहा है, अग्नि जा रहा है, तो वहाँ पर वहां भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष होने लगेगा। ये आप ये हो जाएगा, तो ये दोष आएगा। ठीक है। और उसमें आप नियम बताएंगे दिया कि नहीं, इनका तो प्रत्यक्ष हो जाएगा अग्नि के संसर्ग से और वायु का नहीं होगा, तो उसमें कारण बताओ फिर। ये कौन सा नियम आपका है? ये नियम कौन से कारण से बनेगा? तो उच्चताम नियम व कारणम उच्चताम। तो ये तो सूत्र का एक प्रकार से अर्थ किया, ऐसे ही आगे लगभग 6-7 प्रकार से इसका अर्थ होना है सूत्र का। हाँ, तो अब इसको यहीं रोकते हैं, फिर देखेंगे। इसको आप एक बार देख के आना सूत्र को पहले, तो बहुत आनंद आएगा इसमें समझने में। फिर ये तो बहुत अच्छी बात व्यवहार भी बता रहे हैं। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ